सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अरशद। मैं हूं ज़िशान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से मुतालिक अहम पेशरफ्त हुई है। इलेक्शन कमीशन के ख़त के बाद हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से राब्ता किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन की मुलाकात में EVM और डाटा स्टोरेज से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आपको बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से मुतालिक अहम पेशरफ्त हुई है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा इस मुलाकात में किन अहम उमूर पर बात हुई है? बहुत शुक्रिया जिशान। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। इलेक्शन कमीशन ने जो हुकूमत को खत लिखा था उस पर हुकूमत ने जवाब देते हुए जो है वो आज एक बड़ी अहम बैठक हुई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन ने मुलाकात की है। मुलाकात में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी मौजूद थे और मुलाकात में 1 अरब 20 करोड़ रुपए की लागत से फील्ड दफातर की तामीर पर बातचीत की गई है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में इलेक्शन कमीशन के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जगह के मुतालिक अमूर पर बातचीत की गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से प्रोजेक्ट पर 20 अफराद को भर्ती करने का भी फैसला किया गया है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के स्टोरेज के लिए जगह देने की भी मंजूरी दे दी है। इस मुलाकात में इलेक्शन कमीशन ने DDWP ने इमारत के लिए 2 करोड़ 23 लाख रुपए की मंजूरी भी दे दी है। इस मुलाकात में इमारत के लिए अभी तक प्लानिंग कमीशन ने रकम की मंजूरी जो है वो नहीं दी है, जबकि इस हवाले से ये भी फैसला किया है कि EVM के प्रोजेक्ट के लिए इलेक्शन कमीशन की लीगल IT टीम को जो है वो बढ़ा दिया गया है। जबकि इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है कि EVM प्रोजेक्ट के लिए एक अकेडमी बनाई जाए जिसमें लोगों को तरबियत भी दी जाएगी। साथ ही साथ इस्लामाबाद के सेक्टर H11-4 में इमारत को EVM के लिए जो है वो स्टोर रूम बनाने का भी फैसला किया गया है। जबकि इस मुलाकात में इलेक्शन कमीशन ने EVM के स्टोरेज के मंसूबे की मंजूरी की प्लानिंग कमीशन से जो है वो इजाजत भी मांगी है। जबकि प्लानिंग कमीशन की जनवरी या फरवरी में स्टोरेज की मंसूबे की मंजूरी दिलाने की जो है वो यकीन दहानी करवाई है। तो ये आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है क्योंकि इलेक्शन कमीशन को कुछ ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने सूबे में बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराने का फैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब ने बल्दियाती एक्ट में EVM से इलेक्शन कराने के शिक शामिल करने की मंजूरी दे दी है। ज़राए का कहना है कि मुजव्वज़ा शिक मंजूर होने की सूरत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो सकेगी, शिक मंजूर न होने पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं हो सकेगी। बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर अमल दरामद नई शिक की मंजूरी से मशरूत है। मुसव्वदे के मुताबिक पंजाब में नई हल्का बंदियाँ होंगी। पंजाब हुकूमत के मुसव्वदा जमा न कराने की सूरत में पुरानी हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन होंगे। हुकूमती इत्तेहादी जमात काफ लीग ने मुजव्वज़ा बल्दियाती एक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि उम्रा अदायगी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशखबरी। सऊदी अरब ने उम्रा ज़ायरीन के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। मंजूर शुदा वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाने वाले उम्रा ज़ायरीन को करंतना की शर्त से मुस्तस्ना करार दे दिया गया है। सऊदी वजारत हज और उम्रा के ऐलान के मुताबिक ज़ायरीन अब बराह रास्त मक्का मुकरमा पहुँच कर उम्रे की अदायगी कर सकेंगे। उम्रा ज़ायरीन के वीज़े की मुद्दत भी बढ़ाकर 30 दिन तक कर दी गई है। 18 साल से ज़ायद उम्र के गैर मुल्की उम्रा ज़ायरीन को सऊदी वजारत सेहत की शराइत और ज़वाबित के मुताबिक उम्रा वीज़े जारी किए जाएंगे। FBI ने 2.5 साल बाद प्रॉपर्टीज़ की नई कीमतें मुकर्रर कर दी। मुल्क के 40 में से 38 बड़े शहरों के लिए जायदाद की कीमतें मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जायदाद की कीमतों में औसतन 10 से 15% इजाफा कर दिया गया है। जायदाद की कीमतें मार्केट वैल्यू के तकरीबन 95% तक पहुँच गई हैं। जायदादों की कीमत में 100% तक भी इजाफा किया गया है। लाहौर की आजम क्लॉथ मार्केट में रिहायशी प्लॉट की कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए फी मरला मुकर्रर की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक एजर्टन रोड फ्रंट साइड पर 59 लाख, एम्प्रेस रोड फ्रंट साइड पर 55 लाख 25 हज़ार और फिरोजपुर रोड पर रिहायशी प्लॉट की फी मरला कीमत 41 लाख 50 हज़ार रुपये है। मॉल रोड पर रिहायशी प्लॉट की फी मरला कीमत 35 लाख, DHA में 27 लाख 50 हज़ार, जेल रोड पर 26 लाख 50 हज़ार और हॉल रोड पर 25 लाख रुपये होगी। इस्लामाबाद में रिहायशी प्लॉट की कम अज़ कम कीमत 19,876 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख रुपये फ़ी स्क्वायर फुट मुकर्रर की गई है। कराची में डाकुओं का फास्ट एक्शन। फेडरल बी एरिया में सिर्फ 4 मिनट में बैंक से 8 लाख रुपए से ज्यादा रकम लूट कर फरार हो गए। गार्ड्स भी खड़े ही रह गए। वारदात के मनाजिर सामने आ गए। समर अब्बास की रिपोर्ट देखिए।
سندھ میں خلاف ضابطہ تعمیرات کو ریگولرائز کرنے کا قانون تیار کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے آرڈیننس گورنر سندھ کو بھجوا دیا، جس کی منظوری کے بعد صوبے بھر میں انسداد تجاوزات آپریشن روک دیا جائے گا، جبکہ ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں 1 سال کے لیے کمیشن بنایا جائے گا، جس کے ارکان میں مشیر قانون، سیکریٹری محکمہ بلدیات اور ٹاؤن پلاننگ، چیئرمین آباد شامل ہوں گے۔ کمیشن تعمیرات کی ریگولائزیشن کا فیصلہ 60 روز میں کرے گا۔ مسودے کے مطابق کمیشن ذمہ داروں کے خلاف کارروائی اور افسروں کے خلاف کرمنل کیسز کا حکم دے سکتا ہے۔ اسے بلڈر پر جرمانہ کرنے کا بھی اختیار حاصل ہوگا۔ آرڈیننس کے تحت کسی بھی حکم نامے کو چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی کہتے ہیں کہ کراچی کے معصوم شہریوں کو پارکوں اور میدانوں پر ایم کیو ایم نے آباد کیا۔ ایم کیو ایم نے غریبوں کی زندگی بھر کی کمائی بھی خرچ کرا ڈالی۔ بلدیاتی قوانین بنانے پر ایم کیو ایم کی مخالفت کر رہی ہے۔ سعید غنی نے بلدیاتی انتخاب خفیہ کے بجائے اوپن بیلٹ سے کرانے کی پیشکش بھی کر دی۔ ان لوگوں کو ریگولائز کر رہے ہیں جن کو تم نے بٹھایا ہے۔ ٹی پی 2 پر زمین پر قبضہ تم نے کروایا، مصطفیٰ کمال نے کروایا، ایم کیو نے کروایا ہے۔ پارکوں پر قبضے تم نے کروائے، گراؤنڈز پر قبضے تم نے کروائے۔ کراچی شہر کے غریب لوگوں کو، مسکینوں کو، بیچاروں کو، جن کے پاس گھر بنانے کے پیسے پتہ نہیں انہوں نے کیسے بنائے ہوں گے، انہوں نے بڑی مشکل سے گھر بنا دیے۔ تمہاری نالائکیوں کی وجہ سے وہ پھنس گئے بیچارے۔ اور آج جب حکومت کہتی ہے کہ ان کو ریگولائز کریں گے، تم اس کی مخالفت کرتے ہو۔ کہتے ہیں جی وہ جو میئر کا الیکشن ہے اس کو آپ سیکرٹ بیلٹ سے کیوں کرا رہے ہیں؟ وہی تمہیں اعتراض ہے، اوپن کر دیں گے، کیا ایشو ہے اس کے اندر؟ چلو اعتراض ہے، بات ہو سکتی ہے، ختم کر دیں گے، کیا ایشو ہے اس کے اندر؟ اور سندھ بلدیاتی ترمیمی بل کے خلاف جماعت اسلامی نے کراچی کے 11 مقامات پر دھرنا دیا، جبکہ جمعے کو یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا گیا ہے اور 12 دسمبر کو کراچی بچاؤ مارچ ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے الزام لگایا کہ کراچی کے وسائل پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت گرین لائن منصوبے پر تاریخ پہ تاریخ دے رہی ہے۔ تاریخ دیتے رہتے کہ اب اگلے سال K4 بن جائے گا، اس سے اگلے سال K4 بن جائے گا۔ اب ایک نئی ٹرک کی بتی 2023 کی دے دی ہے۔ سب مل کر ہمیں تاریخ پہ تاریخ دیتے ہیں۔ گرین لائن ستمبر میں بھی نہیں بنی۔ کراچی کے اختیار کے لیے، کراچی کی جد و جہد کو آگے بڑھانے کے لیے یہ جو ہم نے تحریک شروع کی ہے، یہ تحریک اب آگے بڑھے گی۔ پرسوں یوم سیاہ ہوگا اور 12 تاریخ کو انشاءاللہ ایک بہت بڑا کراچی بچاؤ مارچ ہم کریں گے۔ نظام کی تبدیلی کی جد و جہد کے لیے جماعت اسلامی کے ساتھ شریک ہو۔ آرمی چیف نے آزاد کشمیر ریجمنٹل سینٹر مانسر کیمپ کا دورہ کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور فاتح خوانی کی۔ آرمی چیف نے لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کو کرنل کمانڈنٹ آزاد کشمیر کے بیجز لگائے۔ آرمی چیف نے آزاد کشمیر ریجمنٹ کی پیشہ ورانہ مہارتوں کی تعریف بھی کی۔ آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو کی بھانجے کے ساتھ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بلاول بھٹو بختاور بھٹو کے بیٹے حاکم علی خان کو گود میں لیے بیٹھے ہیں۔ بلاول بھٹو ایک ہفتے قبل دبئی میں بختاور بھٹو کے گھر گئے تھے۔ ایک ہفتہ قبل بلاول بھٹو دبئی میں بختاور بھٹو کے گھر پر گئے تھے اور یہ تصویر بھی اب سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بلاول بھٹو بختاور بھٹو کے بیٹے حاکم علی خان کو گود میں لیے بیٹھے ہیں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے لندن میں ہاؤس آف کامنز میں اسپیکر لنسے ہوئل، سیکریٹری اسٹیٹ اور ہیلتھ سیکریٹری ساجد جاوید، ڈپٹی لیڈر لیبر پارٹی، اسکاٹش نیشنل پارٹی کے رہنماؤں سمیت کنزرویٹو اور لیبر پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ سے ملاقاتیں کی، جس میں دونوں ممالک کے مسائل اور اقلیتوں کے حقوق کے لیے اٹھائے گئے اقدامات سے آگاہ بھی کیا۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے جی ایس پی پلس پر گفتگو بھی کی۔ اس موقع پر چودھری سرور نے کہا کہ سیاحت خاص کر مذہبی نقطہ نظر سے بڑے اہم مقامات پاکستان میں ہیں۔ برطانوی ارکان پارلیمنٹ نے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی کاوشوں کو سراہا۔ سردیاں شروع ہونے سے پہلے ہی گیس بحران ملک بھر میں شدت اختیار کر گیا۔ سندھ بھر کے سی این جی اسٹیشن سیکٹر کو 2.5 ماہ کے لیے گیس کی فراہمی بند کر دی گئی ہے، جس سے صنعتکاروں اور تاجروں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ کبھی گیس پریشر میں کمی تو کبھی گیس کی بندش، گیس بحران سے پورا ملک ہی پریشان۔
सिंध में CNG सेक्टर्स को गैस की फराहमी 15 फरवरी तक बंद कर दी गई। CNG एसोसिएशन ने बंदिश को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन सेंट्रल समीर गुलजार का कहना है, मुतालबात नहीं माने गए तो एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। 18 mm CFD जो RLNG है, इससे बचा के कौन सा मुल्क के अंदर कोई एक माशी इनकलाब आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ये 18 mm CFD जो कुछ भी नहीं, सिर्फ 18 mm CFD जो गैस बचाएंगे ना, अगर ये किसी दूसरे सेक्टर को बेचते हैं तो उसका लॉस 1 अरब 40 करोड़ रुपए सिर्फ 1 महीने का है। रिक्शा टैक्सी ड्राइवर्स भी CNG स्टेशंस की तवील बंदिश पर फट पड़े। कहते हैं महंगाई का बोझ पहले ही ज्यादा था, जाए तो कहाँ जाए। पेट्रोल पे किया हुआ भाई, उसमें बचत कहाँ आती है पेट्रोल में। CNG तो अभी 2.5 महीने के लिए बंद हो रही है, क्या करें, अभी मजबूरी है, चलाना पड़ रहा है। यहाँ से CNG बंद हो गई है और मजबूरन हमें रक्षा पेट्रोल पे चलाना पड़ रहा है और वहाँ से पेट्रोल भी महंगा है। सनतकार अफीफ खान ने भी गैस बंदिश पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कहते हैं हुकूमत गैस नहीं दे सकती तो 3 माह के लिए इंडस्ट्री ही बंद कर दे। गैस का प्रॉब्लम आ रहा है, ये हर साल का प्रॉब्लम है कि सर्दियों में इशू आता है, तो उससे पहले हम 3 महीने पहले कोई सोल्यूशन निकाल के रखें कि यार ये प्रॉब्लम आने वाला है, हम इसका सोल्यूशन निकालें। हम जब प्रॉब्लम आ जाता है उसके बाद उस पर सोचने बैठेंगे तो फिर तो उस वक्त तक जो है वो टाइम गुजर चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। हैदराबाद में चूड़ी सास की सनत भी गैस बहरान की जद में आ गई। प्रेशर में कमी और लोड शेडिंग से सिलेंडर के इस्तेमाल ने लागत बढ़ा दी। सनत तो तबाही के दहाने पे आकर खड़ी हो गई है गैस के बहरान की वजह से। गैस जो है ना बिल्कुल जो है ना इधर कम आता है और कभी तो आता ही नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट में डिलीवरी नहीं होती। गैस बहरान ने जहां सारिफीन के लिए मुश्किलात पैदा कर रखी हैं, वहीं ताजिरों को भी अपने कारोबार के लाले पड़ गए हैं। अप्लाइड अस्पताल फैसलाबाद का अल्लाह ही हाफिज। बर्न यूनिट में सीवरेज लीकेज, वॉशरूम और इमारत की खस्ताहाली का मसला हल न हो सका। अस्पताल में दांतों का इलाज जंग आलूद औजारों से करने का इंकशाफ भी हुआ है। 5 एक्सरे मशीनों में से 4 खराब हो गईं। अस्पताल मरीजों को शिफा देने की बजाय अजियत में मुब्तला करने लगा। अज़ादार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। अस्पताल मसाइल के माजगा बन गया। बर्न यूनिट की खस्ता हाल इमारत, वाशरूम, सीवरेज लीकेज के मसाइल जन्म लेने लगे। डेंटल यूनिट में जंग आलूद औजारों से मरीजों का इलाज मुआवजा किया जाने लगा। 5 में से 4 एक्सरे मशीनें भी बंद पड़ी हैं। मरीज रोल गए, कहते हैं मुख्तलिफ वार्ड के चक्कर लगा रहे हैं मगर एक्सरे नहीं हो रहा। हुकूमत फौरी मसाइल हल करे। ये एक्सरे मशीन ही कोई काम नहीं कर रही इनके, उधर जाओ इधर जाओ, बात ही नहीं सुन रहे, या कल आना, कभी उधर भेज देते हैं कभी इधर भेज देते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो 4 मशीनें हैं उन पर भी नज़र हो, क्योंकि ये गवर्नमेंट का अदारा है और यहाँ पर ज़्यादातर लोग आके जलील होते हैं। इस मसले पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट अस्पताल डॉक्टर सलील चीमा का कहना है कि 2 एक्सरे मशीनों पर काम हो रहा है, एक कंडम हो चुकी है। मुखिर हजार की तरफ से फराम की गई डिजिटल एक्सरे मशीन पर मरीजों को भिजवा रहे हैं ताकि मरीजों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। हमारी मालूमात के मुताबिक 4 बंद नहीं है, सिर्फ 2 खराब हैं। एक जो है उस पर काम हो रहा है और एक का हमारा टेंडर हो चुका है और हमने पूरी तौर पर उस पर एक्शन ले लिया है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है ना ठीक हो जाएगी। अस्पताल में मौजूद मसाइल हल के लिए बजट के मुंतजर है। शोरकोट में हज़रत पीर शाह खलील शिराजी रहमतुल्लाह अलैह की उर्स की तकरीबात जारी हैं। गद्दी नशीन सैयद आबिद हुसैन शिराजी ने मज़ार पर चादर पोशी की। मज़ीद जान लेते हैं, शहजाद अली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताइएगा इस बारे में। हज़रत पीर शाह खलील रहमतुल्लाह अलैह का जो सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज़ है वो हो चुका है। इसी मौका पर जो चादर पोशी की तकरीब है वो भी की गई है। इसके साथ साथ जो मुरीदैन और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद भी यहाँ पे मौजूद है। मेरे साथ उनके जो गद्दी नशीं हैं सैयद आबिद हुसैन शिराजी मौजूद हैं। आज से तकरीबात का आगाज़ हुआ है जी। तकरीबन पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं जी। खेड भी, कुश्ती वगैरह भी, कवाली हो रही है जी इस टाइम साथ दरबार में जी। लंगर न्याज का भी एहतमाम किया गया है जी। खसूसन हमारी जो शोरकोट की इंतज़ामिया है उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा तावन किया है जी। बहुत मतलब सिक्योरिटी बहुत दी है जी, इंतज़ाम किया है जी। जी बिल्कुल, उनका कहना था कि अकीदतमंद और मुरीदैन की भी बड़ी तादाद ने आज शिरकत की है। चादर पोशी की तकरीब का भी एहतमाम किया गया है। इसके साथ साथ कवाली और जो दीगर इस तरह की तकरीबात हैं वो भी फिलहाल जो हैं वो जारी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद आपका। हुकूमत ने नैब के पर काट दिए। जो मंसूबा काबीना ने शुरू किया नैब उस पर हाथ नहीं डाल सकेगा। क़वाइदो ज़वाबित की गलतियों पर भी तफ्तीश की इजाज़त नहीं होगी। बैंकारी अमूर पर गिरफ्त के लिए स्टेट बैंक से इजाज़त लेना होगी। तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद कौन सा केस चलेगा और कौन सा नहीं, नैब ने भी पॉलिसी तैयार कर ली है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने तमाम ब्यूरोज़ के डिप्टी प्रोसिक्यूटर्स जनरल्स को ख़त लिखकर पॉलिसी वाज़े कर दी। अवाम से फ्रॉड, करप्शन और आमदन से ज़्यादा सासों के केस नैब में चलते रहेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस पर इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नैब कार्रवाई जारी रखेगा। बागों का शहर लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी के दागों का शहर बनकर रह गया। इस वक्त लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 290 है। स्मोक के बायस
जल्द आंखों और गले की बीमारियां भी बढ़ने लगी हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे उस्मान खादिम कंबो से। उस्मान बताएगा। जी, लाहौर की जो फ़िज़ा है इस वक्त वो शहरियों के लिए वो बहुत ज़्यादा मुज़र हो चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 290 पर पहुंच चुका है और इस वक्त जो है हवा में नमी का तनासुब 44% है। महकमा मौसमियात की जानिब से जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी औस भी पड़ेगी और ह्यूमिडिटी जो है नमी का तनासुब जो है वो बढ़ता जाएगा, तो उसके बाद स्मोक में भी इजाफा होगा। स्मोक के बाद शहरी जो है वो गले की, जिल्द की, आँखों की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। माहिरीन ने जो है वो ये तजवीज़ किया कि शहरी जो है वो घरों से बाहर ज़रूरत के बगैर ना निकलें, आँखों को धोएँ, गर्म पानी पिएँ ताकि वो बीमारियों से बच सकें। जिल्द के अमराज जो हैं वो भी स्मोक के बायस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हवा के अंदर जो है वो डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, गर्द बहुत ज़्यादा है। जो चिमनियाँ हैं, जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो गर्द आलूद मादे हवा में खारिज कर रही हैं, उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर जो है वो काबू नहीं पाया जा सका है, जिसकी वजह से लाहौर शहर के अंदर स्मोक बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन तेज़ी से फैलने लगी। अमेरिका में भी ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आ गया। मुतासरा शख्स का ताल्लुक रियासत कैलिफोर्निया से है, जो 22 नवंबर को जनूबी अफ्रीका से वापस आया था। अमरीकी इंसदाद वबाई अमराज के मुताबिक मुतासरा शख्स मुकम्मल वैक्सीनेटेड है। टेस्ट मुस्बत आने के बाद उसे करंतना कर दिया गया है। इससे कबल सऊदी अरब में भी अफ्रीकी मुल्क से आए बाशिंदे में वायरस की तस्दीक हुई थी। वायरस ने नाइजेरिया, घाना, नॉर्वे, जनूबी कोरिया और ब्राज़ील को भी लपेट में ले लिया है। घाना में ओमिक्रॉन का 1, नाइजेरिया में 3, ब्राज़ील में 2 और नॉर्वे में 1 केस रिपोर्ट हुआ है। ट्विटर सार्फिन हो जाएं खबरदार, अब बगैर इजाज़त ट्विटर पर लोगों की तस्वीर या वीडियो पोस्ट नहीं होगी। ट्विटर ने लोगों की मर्जी के बगैर उनकी तस्वीर शेयर करने पर पाबंदी लगा दी। जिसकी चाहे तस्वीर और वीडियो उठाओ और ट्विटर पर फैला दो, अब ये नहीं चलेगा। ट्विटर ने अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन पॉलिसी में तब्दीली कर दी है। जिस शख्स की तस्वीर या वीडियो है, पहले आपको उससे पूछना होगा। ना पूछने पर अगर उसने शिकायत कर दी तो वो तस्वीर या वीडियो ट्विटर पर नहीं रहेगी और शायद आप भी ना रह सकें। इस इक़दाम का मकसद लोगों को उनकी तस्वीरों और वीडियोस की मदद से डराने, धमकाने और हिरासा करने की रोकथाम है। ट्विटर इंतजामिया के मुताबिक अवामी शख्सियात की तस्वीर और वीडियोस शेयर करने पर अमूमी पाबंदी नहीं होगी। अगर कोई तस्वीर अखबारात, टीवी चैनल्स और न्यूज वेबसाइट पर मौजूद है या किसी तस्वीर को अवामी मफाद में समाजी बहस के लिए ट्वीट किया जाता है तो इसका जायजा लेकर ऐसा करने की इजाजत दी जा सकती है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त